वेलकम टू बायोजोन एकेडमी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर। कितने तरीके का प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, इस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? जैसे कि आप सभी को पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एक सेल का कवरिंग होता है। इन केस ऑफ एनिमल सेल ये हो जाता है उसका आउटर कवरिंग, और अगर हम लोग प्लांट सेल के केस में देखेंगे तो ये सेल वॉल के जस्ट नीचे ही रहता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसका जो काम होता है दैट इज द फिजिकल बैरियर इन बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द इंटरनल ऑर्गेनेली। सपोज ये एक सेल है, ठीक है, और ये सेल का आउटर एनवायरनमेंट है और ये सेल का अंदर का एनवायरनमेंट है। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है विद इन द सेल, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, एक बैरियर के रूप में काम कर रहा है, जो आउटर एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करके रख रहा है, सेपरेट करके रख रहा है। तो जाहिर सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करता है एज अ फिजिकल बैरियर, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ये सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। क्यों इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है? क्योंकि ये सारे चीज को बाहर से अंदर आने भी नहीं देता है और सारे चीज को अंदर से बाहर जाने भी नहीं देता है। तो ये जो फ्रीली मूवमेंट वाला प्रोसेस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं करता है। जो चीजें सेल से सेल के बाहर जाने का जरूरत है, सिर्फ उसी चीज को बाहर जाने के लिए परमिट करेगा, और जो सब्सटेंस बाहर से अंदर आने के लिए और आना जरूरत है, तो वही चीज को सिर्फ क्या करेगा, परमिट करेगा टू टेक एंट्री विद इन द सेल, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट, दैट इज व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। सेल का ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। पहले ही बता दूं, जो लास्ट वाला वीडियो लेक्चर है और लास्ट टू लास्ट वाला वीडियो लेक्चर है, उसमें हम लोग बताए थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका नेचर होता है फ्लूइड नेचर का होता है, और ये बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी शो कर सकता है। तो जब ये एक सेल ग्रो कर रहा है, तो वो ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, ठीक है, इलास्टिक नेचर का है तो ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। और एक सेल जब डिवाइड कर रहा है, एक से दो सेल बना रहा है, तब ये डिवीजन में भी हेल्प करेगा। तो ये हम बोल ही सकते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल का ग्रोथ करवाने में एज वेल एज डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है कि ये इंटरसेल्यूलर जंक्शन बनाता है। इंटरसेल्यूलर जंक्शन मतलब दो सेल के अंदर कनेक्टिंग पॉइंट बनाने में हेल्प करता है, इंटरसेल्यूलर जंक्शन में हेल्प करता है। और किसी किसी टाइम में क्या करता है, सेल से कुछ मॉलिक्यूल को भी ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। तो क्या लिखा हुआ है कि ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि आउटर कवरिंग है, तो इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल सेल से अंदर से बाहर भी जा सकता है और बाहर से अंदर भी आ सकता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है, वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और ये भी ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हो सकता है, एक हो जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी एनर्जी एक्सटर्नली बेयर नहीं करना पड़ता है। तो ये एक एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो जाता है। वेरएज अगर हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, तो इसमें क्या लगता है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। मतलब ये वाला प्रोसेस चलने के लिए एनर्जी का जरूरत है, आपको एक्सटर्नल एनर्जी इसमें पुट करना पड़ेगा। किसके लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम लोग थोड़ा और इलाबोरेट तरीके से समझेंगे। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पहले ही मैं बता दूं कि ये दो तरीके का हो सकता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आपको पता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी का जरूरत नहीं होता है, वेयरएज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आउटसाइड एनर्जी आपको पुट करना पड़ता है। एनर्जी डिपेंडेंट एक प्रोसेस हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली दो तरीके का हो सकता है, एक होता है डिफ्यूजन
और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन। डिफ्यूशन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन किसी में भी आपको एनर्जी पुट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सभी में क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा तो उसमें कोई भी एनर्जी आपको नहीं पुट करना पड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इसमें जो डिफ्यूशन है, डिफ्यूशन के लिए कोई भी कैरियर प्रोटीन का जरूरत नहीं होता है। इसको समझने से पहले ये वाला फोटो को हम लोग देखेंगे अच्छे से। अभी फोकस कीजिए ये वाला पिक्चर के ऊपर। आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाइलेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसी में भी आपको दिख रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कुछ मॉलिक्यूल को कुछ ऐसा कैरियर प्रोटीन के थ्रू मूव करवाना पड़ रहा है फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन। यहाँ पे मॉलिक्यूल दोनों ही मूव कर रहा है हाई टू लो कंसेंट्रेशन के तरफ, ये आपको क्लियर है। लेकिन क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन में आप लोग देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन। यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन का कुछ जरूरत नहीं है। Whereas अगर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है और ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, कैरियर प्रोटीन। कैरियर मतलब जो कैरी करने में हेल्प करता है और ये प्रोटीन नेचर का होता है, इसीलिए इसको हम लोग कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। बेसिकली ये हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका जो आउटर साइड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, बट ये जो टेल पोर्शन होता है इस क्या होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जैसे कि ये हाइड्रोफोबिक है, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल मतलब कोई भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव नहीं कर सकता है। तो उसको मूव करवाने के लिए अगर कुछ प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाए तो वो मॉलिक्यूल डायरेक्ट कांटेक्ट विद द हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आता है। तो इजीली पोलर मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू इट, बट इन बोथ केसेस जैसे कि मॉलिक्यूल हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के तरफ मूव कर रहा है तो किसी में भी आपको एनर्जी पुट नहीं करना पड़ेगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को और एक बार देख लेते हैं। इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हो जाता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब दोनों ही मॉलिक्यूल मूव करेगा फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन। लेकिन डिफ्यूजन जो होता है जिसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन भी बोलते हैं, इसमें कोई भी कैरियर प्रोटीन का जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूल डायरेक्टली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन। वेयरएज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन का जरूरत होता है क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल पास करते हैं उसका नेचर हो जाता है पोलर और हाइड्रोफिलिक और चार्ज मॉलिक्यूल। तो ये भी मूव करता है हाई टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ और इसी में भी कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल आपको प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। तो आई होप आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग कंसेंट्रेट करेंगे अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी पुट करना पड़ता है फ्रॉम द आउटसाइड। सो ये एक खर्चालू प्रोसेस है जिसमें आपको एटीपी मॉलिक्यूल का जरूरत होगा। इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो जाता है बल्क ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव मूवमेंट, बल्क मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट क्या होता है कि ये वाले सिस्टम में जो मॉलिक्यूल मूव करता है वो बेसिकली मूव करता है फ्रॉम इट्स लो कंसेंट्रेशन टू द हाई कंसेंट्रेशन। अब इसको एक एनालॉजी लेके समझते हैं। जैसे कि आप अगर सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ने में आपको जब आप चढ़ रहे हैं फ्रॉम द लोअर स्टेप टू द हायर स्टेप, तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी पुट करना पड़ता है, ठीक है। वेयरएज अब जब सीढ़ी से फ्रॉम द हायर स्टेप्स टू द लोअर स्टेप आते हैं तब आपको कोई भी एनर्जी और आप इजीली उसको क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। वैसे ही अगर एक्टिव मूवमेंट होगा तो मॉलिक्यूल अगर वैसे ही लोअर कंसेंट्रेशन में एक साइड में है
उसको अगर लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में जाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको एनर्जी मॉलिक्यूल तो पुट करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। ये वाला पिक्चर को अभी हम लोग इसके ऊपर कंसेंट्रेट करेंगे। पिक्चर को अच्छे से अगर आप लोग देखेंगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर है, ये कैरियर प्रोटीन है। मॉलिक्यूल मूव कर रहा है फ्रॉम द लो कंसेंट्रेशन टू द हाई कंसेंट्रेशन। तो अगर मॉलिक्यूल लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में मूव करेगा तो एनर्जी तो लगेगा ही इसी के लिए। तो एक्टिव मूवमेंट जो होता है इसमें मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम द लो टू द हाई कंसेंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और एटीपी मॉलिक्यूल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक्टिव मूवमेंट का एग्जांपल होता है। इससे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट और एक टाइप ऑफ मूवमेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द बल्क मूवमेंट। जिसके बल्क मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ बल्क में क्या होगा, मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बिग और लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल कैन मूव। यहाँ पे बिग मॉलिक्यूल और लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल आप मूव करवा सकते हैं। तो बल्क मूवमेंट भी बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस। तो अभी हम लोग रीड करेंगे अबाउट एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। सो लेट्स स्टार्ट स्टडी बल्क ट्रांसपोर्ट। जैसे ही पहले ही हम बता दिए हैं कि बल्क ट्रांसपोर्ट में ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल मूव करवाया जाता है। तो इसमें एक होता है एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब क्या है, एंडो मतलब अंदर, कोई भी चीज बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। और एक हो जाता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब कुछ एक मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो कुछ भी मॉलिक्यूल को अगर आप इनटेक ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द इंटरसेल्यूलर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। इसको समझने से पहले आप एक बार पहले ये वाला स्ट्रक्चर को देखिए। ये वाला स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये बेसिकली क्या हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बाइलेयर हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल, सपोज ये एक कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे कुछ लार्ज मॉलिक्यूल भी दिया हुआ है। ये सारे मॉलिक्यूल बाहर से आउटसाइड, ये क्या है, आउटसाइड है, आउटसाइड से क्या हो रहा है, इनसाइड की तरफ आ रहा है, ये इनसाइड है। तो इसको लाने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनर साइड में क्या हो रहा है, पिंच इन हो रहा है, जिससे मॉलिक्यूल अंदर, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। क्या आपको ये समझ में आया? एंडोसाइटोसिस मतलब मॉलिक्यूल आउटसाइड टू इनसाइड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच कर रहा है और वो इनर साइड में थोड़ा फोल्ड हो रहा है और देयर बाय मॉलिक्यूल को इनसाइड में उसको क्या कर रहा है, ला रहा है। तो एंडोसाइटोसिस और एक बार हम लोग देख रहे हैं कि इनटेक ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द इंटरसेल्यूलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। तो ये क्या हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड में आ जाता है और वो वेसिकल बना के उसको मूव करवाता है थ्रू आउट द इनर साइड ऑफ द सेल। तो एंडोसाइटोसिस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हो जाता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल इनटेक हो रहा है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल इनटेक होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। तो और दूसरा तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेल ईटिंग प्रोसेस, cell eating process, whereas the pinocytosis is the intake of the liquid particle। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि small particle और liquid particle through the plasma membrane वो inner side में आ रहा है। और दूसरे वर्ड में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, cell ड्रिंकिंग प्रोसेस। ड्रिंकिंग मतलब लिक्विड पार्टिकल को वो बेसिकली इनर साइड में ला रहा है। तो आई होप आपको एंडोसाइटोसिस प्रोसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो इसी को भी देखने से पहले आप एक बार ये पिक्चर को गौर कीजिए। कोई भी मॉलिक्यूल, ये एक सेल का क्या हो जाता है, ये एक सेल का आउटसाइड होता है, ये है आउटसाइड और ये बेसिकली हो जाता है इनसाइड। तो कुछ भी मॉलिक्यूल को इनसाइड से आउटसाइड अगर जाना है, मॉलिक्यूल को अगर इनर साइड से आउटर साइड में जाना है तो क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से एक वेसिकल फॉर्मेट बनाएगा और उसको बाहर के साइड में उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द कैरियर वेसिकल फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। तो बेसिकली इन दोनों ही प्रोसेस में आपको बल्क अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल इधर बाहर से अंदर
और नहीं तो अंदर से बाहर जा रहा है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब इसी सभी के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो हम लोग देख लें। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport। जैसे कि आप लोग को पता है कि मॉलिक्यूल अगर विदाउट एनर्जी पास करेगा, इधर वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकता है, नहीं तो वो थ्रू द कैरियर मॉलिक्यूल पास हो सकता है, लेकिन अगर उसमें एनर्जी का जरूरत नहीं होगा तो वो हो जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट्स मतलब जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारे क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूट। इसके लिए कुछ भी कैरियर प्रोटीन जरूरत नहीं है, जो कि थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली पास कर पा रहा है। वेरएज ये वाले जितना भी मॉलिक्यूल है, इसके पास चार्ज है, ये थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे क्या चाहिए, कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए। और ये भी मूवमेंट कैसे होता है, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द lower concentration. Water may also move across the membrane from the higher to the lower concentration. वाटर मॉलिक्यूल भी मूव कर सकते हैं और वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम द हायर टू द लोअर कंसेंट्रेशन ये भी हो जाता है एक तरीके का डिफ्यूजन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को समझने से पहले आप लोग एक बार ये पिक्चर को देखिए अच्छे से। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है जो कि हायर कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है और यहाँ पे कम कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज मूव करता है फ्रॉम द हाई टू द लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, आपको समझ में आया, वाटर मॉलिक्यूल हाई टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, जैसे कि आपको पता है कि लिपिड बाइलेयर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। They require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions or the molecule can transport it across the membrane against their concentration gradient, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, active transport। तो against their concentration gradient मतलब from the lower concentration gradient to the higher concentration gradient. Such transport is an energy dependent process। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। और कौन सा एनर्जी आपको लगेगा, दैट इज एटीपी। एटीपी यूटिलाइज्ड होगा और इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप। तो आई होप आपको ट्रांसपोर्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर पसंद हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।